हमें तुम सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ नजर आते थे। पूरे 9 महीने, हाँ पूरे 9 महीने तक कमल का बच्चा मेरे पेट में रहा। 9 महीने बाद हम एक बेटे के माँ बाप बन गए। तुम मुझसे प्रेगनेंसी के दौरान दूर रहे, लेकिन कमल उस पीरियड में भी डॉक्टरी सुझाव से संबंध बनाता रहा। तुम पिता बनकर बहुत खुश हुए थे और हम अपने प्यार को मंजिल पर पहुंचाकर खुश थे। तुम न्यू बॉर्न बेबी का नाम एम अल्फाबेट से रखना चाहते थे, लेकिन कमल का मन था प्रेम नाम रखने का। मैंने भी कमल की हाँ में हाँ मिलाते हुए प्रेम नाम पर मुहर लगा दी। तुम प्रेम से बेपनाह प्रेम करने लगे। तुम्हारे लिए प्रेम ही सब कुछ हो गया था। प्रेम के नाम से जागना, प्रेम के नाम से सोना, सब कुछ प्रेम पर ही अटक गया था तुम्हारा। और मैं लापरवाहों की तरह बस कमल और कमल करती रहती। पर मामला वहीं रुक जाता तो अच्छा होता। शायद अब कमल का हक मुझ पर बढ़ने लगा था। मैं पूरी तरह से कमल की हो गई थी। प्रेम के भविष्य को लेकर मैं तुमसे कभी कोई चर्चा करना पसंद नहीं करती। कमल जो कहता वही मुझे सही लगता। रात में हम साथ साथ जरूर सोते, पर मैं तुम्हें छूने तक न देना चाहती थी। मुझे घृणा होती थी तुमसे। मेरी शारीरिक जरूरतें कमल दिन में पूरा कर दिया करता था। तुम्हारी जरूरत महज रुपए पैसों को लेकर रह गई थी। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अपने साथ भी न रखती, लेकिन कमल हर बार मुझे मना लेता था। उसकी नजर में तुम्हारे जैसा बेवकूफ शायद कोई नहीं था। हम तुम्हारा शोषण करते रहे और तुम शोषित होते रहे, लेकिन अब केवल तुम्हारे शोषित होने या मेरे दया चरित्र का खेल खेलने तक बात न रह गई थी। कमल की इच्छाएं बढ़ने लगी थी। वह अपनी म्यूजिक कंपनी लॉन्च करना चाहता था, जिसमें मुझे वह डांसर लॉन्च करता। म्यूजिक वीडियो में मैं पूरी तरह से उसके समर्थन में खड़ी थी। मुझे अपने अधूरे सपने सच होने की संभावनाएं पूरी होती लगी। मैं जागते हुए सपने देखने लगी, पर एक सच्चाई ये भी थी कि कमल को इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता थी, जिसका जुगाड़ कमल चाहकर भी करने में असमर्थ था। मार्केट में उसकी छवि ऐसी थी कि कोई 2 रुपए तक उधार न दे। हमारा सपना पूरा करने का एकमात्र रास्ता घर को बेचकर रुपए जुटाने पर अटका। कमल मेरा माइंड पूरी तरह वाश कर चुका था। चूंकि फ्लैट मेरे नाम से तुमने लिया था, इसलिए कानूनी तौर पर तुम्हारा कोई इंटरफेयर वैलिड नहीं था। तुमने बहुत ही मेहनत से फ्लैट लिया था। मेरी मनमानी पर पहली बार तुमने आपत्ति की थी। तुम्हें मंजूर न था फ्लैट का बिकना, पर मैंने तुम्हारी एक न चलने दी। मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में भी वक्त न लगा। आवेश में मैं तुम्हें नामर्द कह गई थी और प्रेम के जन्म की भी सारी सच्चाई खोल कर रख दी थी। तुम ठगी से सुनते रह गए थे। मैं बोलती जा रही थी और तुम भाव विहीन विस्मित हो चुपचाप घर से निकल गए थे, जो आज तक लौट कर नहीं आए। तुम्हारे जाते ही मैंने फ्लैट बेच दिया। हम अब पूरी तरह से स्वतंत्र थे। हमारे सपने सच होने वाले हैं। मैं तो बस यही सोचती रह गई और कमल धीरे धीरे मुझसे पैसे लेता चला गया। कभी किसी स्टार सिंगर के संग मीटिंग के नाम पर, तो कभी ऑफिस सेटलमेंट के नाम पर, कभी म्यूजिक डायरेक्टर के हाफ पेमेंट का बहाना बनाता, तो कभी वीडियो डायरेक्टर, कैमरामैन, स्पॉट बॉय को देने के नाम पर। वो पैसे मांगता रहा और मैं पैसे देती रही। दिल्ली के कई शूटिंग स्पॉट पर भी लेकर जाता था। मैं तो मुग्ध हो जाया करती थी। कैमरे की फ्लैशलाइट में खो जाया करती थी मैं। सीन, लाइट, कैमरा सुनते ही मेरे अंदर झुरझुरी सी होने लगती। कमल के झूठे लाइव शो का सिलसिला अधिक दिन न चल सका। मेरे पैसे खत्म होने लग गए और कमल की मांगे बढ़ती ही गई। फ्लैट बिक चुका था, अकाउंट खाली हो चुका था। अब उसकी नजर मेरे गहनों पर थी। लगभग गहने भी उसने बिकवा दिए। मैं रुपए रुपए को तरसने लग गई। मेरी जरूरतें मुंह खोले मुझे चिढ़ाने लगी। मैं बर्बाद हो चुकी थी। कमल मुझसे दूर होने लगा था। मैं गृहस्थी चलाने में भी असमर्थ हो गई थी। कमल को अब मेरा फोन भी वाहियात लगने लगा था। मेरा रूप ढलने लगा था। मेरा श्रृंगार अपनी रंगत खो चुका था, जिसके गले में मैंने ही बूंद बूंद करके जहर डाला था। एक दिन तो दम तोड़ना ही था। आखिर मैं गलत ही तो कर रही थी और गलत कामों का नतीजा तो मुझे भुगतना ही था। मैं अब कमल से आर पार का फैसला कर लेना चाहती थी। अंतिम बार जब मैं उससे मिली तो उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया, तुझ जैसी बाजारू औरत के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करता कमल। तुमसे भैया तो वेश्याएं होती हैं जो पैसों के लिए गैर मर्दों के संग सोया करती हैं। कम से कम किसी को धोखा तो नहीं देती। तू जब अपने बाप की, अपने पति की नहीं हुई तो मेरी कैसे हो सकती है। मैं अपने प्यार की दुहाई देती रही, पर कमल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने आगे स्पष्ट किया, तू न तो मेरी जिंदगी की पहली औरत है और न ही आखिरी। मैं फिर भी गिड़गिड़ाती रही, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं रूप, जवानी, धन दौलत सब लुटा चुकी थी। कमल अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए मुझे मां तक बना चुका था। उसके जीवन में कोई और आ चुकी थी। नई चिड़िया को फांसने के लिए पुरानी का घरौंदा उजाड़ चुका था। कमल की हकीकत मेरे सामने थी। मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैं होश खो रही थी। मेरी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। मैं उसका मदद कर देना चाहती थी। मैं आवेश में आकर कमल पर चाकू फेंक मारने लगी। वो बच निकला। मुझे गालियां देते वहां से भागते हुए चला गया। उसके हाथ पर चाकू के निशान पड़ गए थे। उसने हाफ मर्डर का केस दर्ज कर दिया। असीम ने मुझे सचेत करते हुए पुलिस के आने से पहले गुड़गांव छोड़ भाग जाने की सलाह दी। असीम ने ही आगरा में मेरे और अभिलाषा के रहने का प्रबंध कर दिया।
लेकिन साथ ही असीम मोहित के परिवार को भी इस घटना की सूचना दे चुका था। तुम्हारी माँ और बहन हमारे भागने से पहले ही आकर मेरे हाथों से प्रेम को छीन कर ले गयी। मैं आगरा चली आई। कुछ दिनों बाद असीम ने आगरा आकर अपने पैसों से मेरे लिए एक ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया। तब से आज तक मैं आगरा की ही होकर रह गई। रात भर मेरे दिलो दिमाग में मेरी पूरी जिंदगी नाचती रही। मैं पछतावे की अग्नि में जले जा रही हूँ। मुझे ग्लानि हो रही है खुद पर। सुबह उठते ही सबसे पहले शादी का पहला कार्ड मैं तुम्हारे परिवार को बाय पोस्ट भेजने कुरियर ऑफिस के लिए चल दी। शायद एक बार अपने बेटे को देखने की लालसा जागृत हो उठी थी। कुरियर करवा कर मैं वापस घर आकर तुम्हारी और प्रेम की फोटो को लेकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैं तुम्हारे फोटो पर गिरे अपने आंसू की बूंदों को अपने आंचल से पोंछने लगी। पता ही नहीं चला कब कम भक्त आंसू आंखों से धुलक कर तुम्हारे फोटो पर आ गिरा था। मैं तुम्हारे फोटो से कहने लगी, पहले मैं रोती थी तो तुम या कभी कमल अपना कंधा देकर चुप करवा दिया करते थे, लेकिन अब मैं नहीं रोती। रोने का दिल भी होता तो भी मैं नहीं रोती। कोई सांत्वना के दो शब्द बोलकर चुप करवाने वाला जो नहीं है। अब अगर रोती हूँ तो उपहास का पात्र बन जाती हूँ। तुम फिर से जवाब तलब करने आ जाते हो। तुम कमल को अपना लो। अब तो मैं भी नहीं हूँ तुम्हारे जीवन में। तुम्हें कमल को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम भूल रहे हो शायद कि मैं आज भी तुम्हारी पत्नी हूँ। एक परित्यक्ता ही सही पर तलाकशुदा नहीं हूँ। और फिर मैं वही गलती दोबारा कैसे दोहरा सकती हूँ? क्या तुम भी गलती कर सकती हो? तुम्हारे वाक्य में कटाक्ष है, लेकिन फिर भी मैं प्रत्युत्तर दूंगी। मैं गलती कैसे कर सकती हूँ? आज से 10 साल पूर्व वाली माया होती तो शायद यही उत्तर देती, लेकिन आज वाली माया जान चुकी है खुद को, खुद के परिवेश को, इस समाज को। सामाजिक आहता को वक्त सब कुछ सिखा देता है। मैं भी सीख चुकी हूँ। काश कि तुम पहले समझ जाती। काश। तुम में दिक्कत क्या है तुम जानती हो। तुम किसी को अपने आगे कुछ समझती ही नहीं। तुम्हें तुम्हारी दुनिया सबसे ज्यादा प्यारी लगती। तुम इस दुनिया को भी अपने अनुसार चलाना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वास्तविकता का धरातल कुछ और ही है, जिसे तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तभी तो आज भुगत रही हूँ। भुगत तो मैं भी रहा हूँ जुदाई का गम। कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार, हमारा बेटा तो है। मेरे पास कौन है? हमारा बेटा। शायद तुम भूल रहे हो कि हमारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा था। मेरे और कमल का बेटा। मैं जानता हूँ, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि दुनिया की नजर में आज भी प्रेम हमारा ही बेटा है, कमल का नहीं। भले उसके शरीर में मेरे खून का कतरा नहीं है, लेकिन मेरे प्यार के रंग को कोई कैसे उतार सकता है? नंद जी कान्हा के पिता भले नहीं थे, किंतु वासुदेव से पहले नंद का नाम ही लिया जाता है। यह उनका पुत्र प्रेम व समर्पण था, जिसे दुनिया सदैव से ही नमन करती आई है और करती रहेगी। तुम नंद नहीं हो, पर मुझे देव की जरूर बना दिया। क्यों? देव की मैंने कैसे बनाया? तुम्हारे घर वाले मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले जा चुके हैं। मैं नहीं जानती किस अधिकार से ले गए। मेरे घर वाले मैं आश्चर्यचकित हूँ। जिन्हें तुमसे कभी विशेष मतलब न रहा, वो तुम्हारे बच्चे को क्यों लेकर जाएंगे? यही बात तो मुझे समझ नहीं आया आज तक। लेकिन मैं तुम्हारे घर वालों के जुर्म के आगे झुक गई थी, या शायद यहाँ भी मेरी ही गलती थी। मैं अपनी फिगर खोना नहीं चाहती थी। मैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाकर अपने वक्त को खराब नहीं करना चाहती थी। जो समय मुझे उस अबोध बालक को देना चाहिए था, वो समय मैं कमल को दे दिया करती थी, जिसका लाभ तुम्हें मिलता रहा। मैं अपने ही बच्चे से दूर होती रही और तुम करीब आते चले गए। तुम्हारे करीब, तुम्हारे रिश्तेदारों के करीब, और एक दिन वही बच्चा मुझे छोड़ उनके साथ चला गया। यहाँ मैं माँ भी नहीं बन सकी। मैं विचारों की उधेड़बुन में उलझी रही। वह मन से मन में विवाह की तैयारी करती रही। मैं तुम्हें बार बार बुलाने की कोशिश में लगी रही और तुम बार बार मेरे जेहन में आते रहे। मैं खुद को कामों में उलझाने की कोशिश में लगी रहती हूँ, ताकि तुम्हारी यादों से नजात पा सकूं, पर फिर भी तुम याद आते रहते हो। मैं टेंट वाला हलवाई के हिसाब किताब करती रही और तुम अपनी कमी महसूस करवाते रहे। तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता। तुम्हें इस तरह के कामों में आनंद जो मिलता था, शादी विवाह हो या कोई सामाजिक काम, तुम सब में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। वह तुम्हारी कोमल हृदय की भावनाएं होती, जिसे मैं कभी नहीं समझ पाई थी। एक बात जानते हो, मैंने मी टू कैंपेन ज्वाइन कर ली है। मैं अब कमल के मामले को पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। उसकी करतूतों का पर्दाफाश करके रहूंगी, ताकि कोई और मेरी जैसी औरत उसके चुंगल में न फंसे। बहुत सताया है मुझे, और जाने ही कितनों को, पर अब और नहीं। शादी की तैयारी करने में वक्त गुजरते देर न लगी, और वह समय भी आ गया जब अभिलाषा को विदा करके लेने दूल्हे मियां असीम बारात लेकर आ गए। और अब वह हमेशा के लिए अभिलाषा को मुझसे दूर लेकर चला जाएगा। मेरे अंदर भी बेचैनी होने लगी। क्या मैं अब अकेली रह जाऊंगी? क्या इस दुनिया में मेरे पास रहने वाला अपना कोई नहीं होगा? पर ये तो मेरे कर्मों का ही नतीजा है। फिर क्यों मुझे घबराहट हो रही है? हाँ, मुझे पश्चाताप हो रहा है। शायद हाँ, मुझे पश्चाताप ही हो रहा है। मैं पश्चाताप की ही अग्नि में जल रही हूँ। मेरा अहंकार जल रहा है, मेरा अस्तित्व जल रहा है। मैं एक कुंठित व महत्वाकांक्षी औरत हूँ, जिसके लिए शायद अब तक सजा मुकर्रर नहीं हुई है।
पर ये तय है कि इसकी सजा मुझे मिलेगी जरूर। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला। मैं विस्मित देखती रह गई। मेरे सामने मोहित खड़ा था। मुझे खुद की ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगता शायद मैं इतनों दिनों से मोहित के ख्यालों में डूबी हूँ, उसी का असर है। मोहित जब बोला क्या अंदर आने को नहीं कहोगी, मेरी तंद्रा टूटी। वास्तव में मोहित ही है, मेरा ख्याल नहीं। मैं हड़बड़ाने लगी हूँ। मेरी आंखों के कोर में न जाने कहां से आंसू के बादल छाने लगे। मैं रोकना चाहती थी उन आंसुओं की बूंदों को ढुलकने से, पर रोक नहीं पाए। वे लुढ़क कर मेरी नाक तक आ गए हैं। भर्राए हुए गले से मैं सिर्फ प्रेम बोल पाई हूँ। मोहित ने कुछ जवाब नहीं दिया। वे मेरे संग संग अंदर आ गए। मुझसे नजर मिलाए बिना ही मोहित बैठ गए। मैं पानी लेने चली गई। मैं अपने हाथों में पानी का गिलास लिए खड़ी थी। मोहित ने पानी का गिलास लेते हुए पूछा, प्रेम कहाँ है माया? मैं अपनी रुंधे हुई भर्राए गले से अटका तक गई। वो प्रेम को तो आपकी माँ बहन ले गई थी। मैं पहली बार मोहित को आप कह संबोधित कर रही थी। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों। माँ ले गई प्रेम को, पर क्यों? क्योंकि मेरी ममता मरणासन अवस्था में पहुँच गई थी। मैं वासना के रसातल में विक्षिप्त प्राणी की तरह विलीन हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ मेरा तन जागृत था, हृदय तो कब का मृत हो चुका था। मैं फक कर रोते हुए बोली, क्या इसका तुम्हें एहसास है? एहसास शायद छोटा सा अल्फाज है मुझ जैसी कलुषित औरत के लिए। मुझ जैसी औरतों को तो जितनी सजा दी जाए वह कम ही होगी। तुम्हें पश्चाताप हुआ ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम फिर से यह कौन सी गलती दोहराने जा रही हो? गलती? क्या मतलब? तुम इतनी भोली भी नहीं हो कि मतलब बताना पड़े। फिर भी बता देता हूँ, ये तुम्हारा मीटू कैंपेन क्या है? क्यों तुम किसी की बसीबसाई गृहस्थी में आग लगाने पर तुली हो? पर उसने जो किया क्या वह सही था? उसने जो किया वह गलत जरूर था, लेकिन वह अकेला गलत तो नहीं था। तुम भी तो बराबर की भागीदार रही। तुम्हारी भी उतनी ही हिस्सेदारी रही जितना कमल की। फिर अकेले कमल पर दोषारोपण क्यों? तो क्या तुम्हारी नजर में कमल सही है और मैं ही पूरी जिम्मेदार थी? हाँ, कहीं न कहीं तुम ज्यादा जिम्मेदार थी। यदि तुम खुद को संयमित रखती तो दुनिया के किसी भी पुरुष के बाजू में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारे अतीतव को छीन ले। तुम्हारा पति तो तुम्हारे संग ही था, फिर तुम कैसे मर्यादा भूल गयी? तुम्हें मेरी परवाह भले न हो, अपनी परवाह कभी तुमने की नहीं। कम से कम प्रेम के बारे में तो एक बार सोच लेती। बड़ा होगा तो वैसे ही तुम्हारी करतूतों का पता चल जाएगा। लेकिन बार बार एक ही गलती दोहरा करके उसे जलालत भरी जिंदगी में झोंकने की तैयारी कर रही हो। माना भारतीय कानून ने पराये मर्दों के संग सोने वाले रिश्तों में पति का दखल बंद करा दिया है, लेकिन सभ्यता व संस्कार अभी भी इस प्रकार के औरत या मर्द को चरित्रहीन की ही श्रेणी में रखती है। और फिर प्रेम तो तुम्हारा ही बेटा है ना? बड़े दम से कहती थी, फिर क्यों उसके भविष्य को खराब करना चाहती हो? भूल जाओ माया पुरानी बातों को, जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। किसी के बसेबसाए घर को उजाड़ना भी ठीक नहीं है माया। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम अधिक समझदार हो मुझसे। मैं कुछ भी सोचने समझने की अवस्था में नहीं रह गई थी। मोहित के तर्क के सामने उनकी बातें भी तो सही थी। मुझे प्रेम के बारे में तो सोचना चाहिए था, पर प्रेम के बारे में मैं क्यों नहीं सोच पाई? प्रेम कैसा होगा? मेरा बच्चा कहाँ होगा? और फिर मोहित को कैसे पता मेरे बारे में? शायद सोशल मीडिया से पता चला होगा। मैं कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पाई, बस प्रेम 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 करती रह गई। प्रेम मेरे पास है, आपके पास तो लेते क्यों नहीं आई? एक बार नजर भर देख लेती। बाकी शब्द मुंह में ही अटक गए। पहली बार महसूस हुआ कि मेरी ममता जागृत हो रही है। माँ पैर छूते हुए एक 10 वर्षीय बच्चा मुझसे लिपट कर फिर बोला, पापा मौसी की शादी के बाद हम माँ को अपने साथ ले जाएंगे। प्रेम अपनी दादी दादा के साथ अभिलाषा के लिए गहने कपड़े खरीदने बाजार चला गया था। सब लोग साथ ही आए थे, लेकिन मोहित मेरे पास पहले आ गए। बाकी लोग बाजार चले गए थे। मोहित की माँ के जब मैं पैर छूने लगी तो वे उठकर बोली, बेटा एक पत्नी गलत हो सकती है, हार भी सकती है दुनिया से, लेकिन एक माँ न तो कभी हारती है और न ही गलत होती है। प्रेम तुम्हारा बेटा था, है और रहेगा, बस उसमें अच्छे संस्कार के खाद पानी की जरूरत है। अब हम भी बूढ़े हो गए हैं। तुम अभिलाषा की विदाई के साथ ही हमारे साथ आकर अपना संसार संभालो। तेरे जाने के बाद तेरा घर बिखर गया है, आकर समेट ले बेटा। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस सहमति में सिर हिलाती रह गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही कहानी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।